हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर साउंड। हाँ, तो फिर हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। पहले हम इसमें देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट, यानी ये देखने वाले हैं हम कि हमने इसमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक, तो पहले हमें साउंड के बारे में जानना है। उसके बाद हाउ टू साउंड प्रोड्यूस, यानी साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है इसके बारे में देखना है। फिर मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन, यानी साउंड फैलता कैसे है, साउंड एक जगह से दूसरी जगह पे जाता कैसे है। और फिर एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी और लाउडनेस, पिच, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले कि ये सब चीज़ें होती क्या है। और नॉइस पोल्यूशन के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और हाँ, ये चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद अगर क्लास 8 के सिलेबस से आपसे कोई भी साउंड पूछ लेगा तो मेरी गारंटी, इसके बाहर से वो कुछ नहीं पूछ सकता। क्लास 8 के सिलेबस में वो चाहे एनसीईआरटी उठा के देख ले, चाहे जिस चीज़ से वो पढ़ा ले, इससे बाहर कहीं से कुछ नहीं आ सकता। ठीक है ना? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। साउंड अराउंड अस, साउंड हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। साउंड क्या करता है? साउंड हमारी मदद करता है हमें एक दूसरे से बात करने के लिए। ठीक, हमें एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने के लिए साउंड की हमें ज़रूरत होती है। साउंड कई तरह से प्रोड्यूस हो सकता है ना? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, साउंड ऑफ अप्रोचिंग, है कोई आ रहा हो तो उसका साउंड भी हमें सुनाई देता है, पैरों की आवाज़ आती है, डोरबेल साउंड, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पे साउंड के। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सबके मन में आते हैं। ठीक, क्या है? हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन क्या है? हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड। उसके बाद है व्हाई आर सम साउंड लाउडर देन अदर, कि ये होता है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। या फिर हम ये सोचते हैं कोई साउंड ज़्यादा तेज क्यों होता है, कोई साउंड कम तेज क्यों होता है। हाउ डू वी हियर साउंड, हम साउंड को सुन कैसे सकते हैं, है ना। और हाउ डू इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमता कैसे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता कैसे साउंड, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आगे चलते हैं। ये है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? किसी वाइब्रेटिंग बॉडी के थ्रू प्रोड्यूस होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखिए, द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। अब यहाँ पहले वाइब्रेशन के बारे में बताया कि वाइब्रेशन होता क्या है। तो जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन आप लोग समझते हैं ना। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और टू एंड फ्रो मोशन उसका कैसे होगा? ये एक बार अपनी जगह से इधर जाएगा और फिर वापस आके फिर ये अपनी जगह से दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी एटम का एक अपनी प्लेस से आगे पीछे होना, इस तरीके से वो अपनी मेन पोजीशन पे एट लास्ट आएगा, लेकिन शुरू में एक बार इधर जाएगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। इस मोशन को हम क्या कहते हैं? टू एंड फोर्थ मोशन कहते हैं। या फिर इसे बैक एंड फोर्थ मोशन भी कह सकते हैं, टू एंड फ्रो, या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन भी हम कह सकते हैं, यानी कि बैक एंड फिर फोर्थ एंड बैक फोर्थ। ओके ना? तो इसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ठीक, तो अभी वाइब्रेशन क्या हेल्प करता है हमारी, ये हम देखने वाले हैं। ये देखिए, द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ये हमने अभी देखा, जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, इसकी एग्जांपल अब यहाँ पे दिखाए गए हैं, देख लीजिए आप। जैसे आप मान लीजिए ग्लास ली गई है, आपने ग्लास ली है, और उसमें जब आप ग्लास को किसी चीज़ से मारते हैं, मान लीजिए आपने स्पून लिया है, उस ग्लास में पानी भरा हुआ है, आपने उस स्पून से मारा उस ग्लास पे, तो जो पानी आप देखेंगे उसमें वेव्स निकलती हैं, है ना। जैसे एक ग्लास हो गई तो उसमें ऐसे 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 वेव्स आपको दिखाई देती हैं चलती हुई, है ना। तो वो होता है क्या? टू एंड फ्रो मोशन उसमें। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग होती है ना। जैसे कि ये स्ट्रिंग है, धागा है, इस धागे पे जब हमने उंगली से इसे टच करते हैं, रबर आप ले सकते हैं, रबर पे, तो आप देखते हो वाइब्रेट करती है रबर, है ना। उसे हम कहते हैं वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन कैसे हेल्प करता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं आगे। अब ये देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं वाइब्रेशन कैसे हेल्प करता है साउंड प्रोड्यूस करने में हमारी। तो यहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे दिए गए हैं वाइब्रेटिंग पार्ट प्रोड्यूसिंग साउंड, यानी वाइब्रेटिंग पार्ट्स के नाम दिए गए हैं जो कि साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, पहला वीणा दिया गया है। वीणा आप सब जानते हैं, उसमें कहाँ साउंड प्रोड्यूस होता है? स्ट्रिंग से, यानी जो उसमें स्ट्रिंग्स लगी होती है, आपने देखा होगा उसमें जो है गिटार आप देखेंगे, है ना। या फिर यहाँ देखिए, वो सारे एग्जाम्पल लेंगे, गिटार, सितार, वायलिन, है ना। इन सब में क्या होता है कि एक पतली सी रस्सी टाइप बंधी होती है, उसे स्ट्रिंग कहते हैं। जब स्ट्रिंग को हम टच करते हैं तो उसमें से साउंड निकलता है,
है ना। तो ये देखिए तीनों वही है, टेस्ट स्ट्रिंग, टेस्ट स्ट्रिंग, ठीक है ना। अब तबले की बात करते हैं। अब देखिए चौथा जो है तबला, है ना। तो तबला कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है, इसमें मेम्ब्रेन होती है तबले के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तबला, उसके ऊपर ये मेम्ब्रेन, ये जो बनी हुई है ना, ये मेम्ब्रेन है उसकी, तबले की मेम्ब्रेन है। जब हम इस पे किसी चीज़ से मारते हैं तो ये चीज़ वाइब्रेट करने लगती है ना, झंझनाहट होती है उसमें, और उसकी वजह से यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, ये देखिए मृदंगम, ये भी स्टेस्ट मेम्ब्रेन की वजह से होता है। ड्रम स्टेस्ट मेम्ब्रेन जो है इसका साउंड प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद है ना, और उसके बाद क्या है, ये शहनाई, फ्लूट एंड माउथ ऑर्गन, ये सब क्या है, एयर कॉलम की वजह से। एयर कॉलम मतलब वो जो छेद होते हैं, आप बांसुरी देखे होंगे, बांसुरी में ऐसे बीच बीच में छेद बने होते हैं। आपने बांसुरी देखी होगी, बांसुरी में ऐसे बीच बीच में छेद बने होते हैं जिनसे एयर निकलती है, और जब उन बांसुरी के होल्स में से एयर जब निकल के बाहर जाती है तो उसी से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। वैसे ही फ्लूट में होता है, वैसे ही शहनाई में, वैसे ही माउथ ऑर्गन में होता है, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं, इन सम केसेस द वाइब्रेशन कैन इजीली विजिबल अस। इसमें लिखा है कुछ केसेस में हम वाइब्रेशन को आसानी से देख सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल पहले ही दिया था इसका, ग्लास का। ग्लास लिया आपने, उसमें क्या वाटर फिल कर दिया, है ना। ग्लास में आपने वाटर फिल कर दिया, और उस पर जब हम किसी चीज़ से मारेंगे, किसी चीज़ से मारेंगे, जैसे देखिए ये वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वेव्स क्रिएट होती है, हमें वेव्स दिखाई देती हैं, तो इसे हम कहते हैं वाइब्रेशन। देखिए लिखा है बट इन मोस्ट केसेस, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल, उनका एम्पलीट्यूड जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, दैट वी कांट सी देम, हम उन्हें देख नहीं सकते इसकी वजह से। हाउएवर वी कैन फील देम, लेकिन हम उनको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल यही ले लो फिर से, किसका, ग्लास का, लेकिन इस बार स्टील की ग्लास हम लेते हैं। और मान लीजिए हमारे पास स्टील की ग्लास है और हमने उस पर हैमर से मारा, हैमर का स्पून से मारा, हमने स्पून से जब उस ग्लास पे मारा तो हम क्या देखते हैं कि उस ग्लास जो वाइब्रेट करने लगती है ना, टिंग ऐसे करके आवाज़ आने लगती है, और वो वाइब्रेशन होता है जब हम उसे टच करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि अब हम इसे इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम एम्पलीट्यूड होता है, जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उसे छू के फील कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। अब हम देखते हैं साउंड ह्यूमंस कैसे प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए सब चीज़ तो हमने देख ली, ग्लास देख लिया, वगैरह वगैरह सब कुछ देख लिया हमने। अब हम ह्यूमंस की बात करते हैं कि ह्यूमंस साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया गया है आप लोगों को, ये इसको आप लोग पढ़े होंगे, बायो में ये था, है ना, वोकल कार्ड बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, वोकल कार्ड। तो इसकी मदद से जो है हम आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, जब हम अपने ये आप देख सकते हैं, आप जब अपनी मुंडी ऊपर उठाएंगे और यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, एडम्स एप्पल जिसे बोलते हैं ना, बायो में आपने पढ़ा होगा। और वोकल कार्ड होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। अब वोकल कार्ड है, साउंड प्रोड्यूस हो, इसका मतलब जरूर वहाँ पे कहीं ना कहीं वाइब्रेशन हो रहा होगा, क्योंकि बिना वाइब्रेशन के तो साउंड प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जब ये देखिए यहाँ पे स्लिट, ये जो बीच में है ये स्लिट है, और ये जो है वोकल कार्ड है, जो बगल बगल लगे हुए हैं, वोकल लगे हुए हैं ये, ठीक है ना। तो जब हम आवाज़ निकालते हैं, जो एयर यहाँ से जाती है वो इन्हीं वोकल्स में टकराती है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक। आगे चलते हैं अब हम मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन। जैसा कि हमने कहा था हम क्या पढ़ने वाले हैं, मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे करता है। हमने ये कहा था ना कि मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन मतलब साउंड प्रोड्यूस एक जगह से दूसरी जगह पे जाता कैसे है। तो यहाँ लिखा है साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। क्या है, साउंड को किसी मीडियम की जरूरत होती है प्रोपोगेट करने के लिए। द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, जो साउंड है वो वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकता है बिल्कुल भी। तो उसके लिए अब हम देख सकते हैं ज़्यादातर साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो एयर के थ्रू होता है। जैसे अभी आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, तो जो आपका फ़ोन है उसके फ़ोन के स्पीकर से वाइब्रेशंस निकल रहे होंगे, और वो वाइब्रेशंस आपके जो यहाँ रूम है आपका, उस रूम में प्रेजेंट एयर मॉलिक्यूल्स से टकराते हैं, और टकराने के बाद वो एक दूसरे से टकरा के, जैसे एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, वो दूसरे से टकराता है, दूसरा तीसरे से टकराता है, तीसरा चौथे से, और ऐसे टकराते हुए वो हमारे कान में जाते हैं, ठीक है ना। एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू हो जाते हैं। साउंड ऐसा नहीं है कि सीधा हो चला जाए, उसे जरूरत पड़ती किसी मीडियम की। हमने भी पीछे देखा था, आपको दिखाऊं मैं,
ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है कि ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ये जो एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कोई साउंड प्रोड्यूस हुआ, ठीक। जब साउंड प्रोड्यूस हुआ और वो इन एयर मॉलिक्यूल से टकरा के ऐसे आगे की तरफ, ये देखिए बढ़ रहा है, और यहाँ से ऐसे बढ़ती हुई ये यहाँ पे जाके फिर ऐसे हमारे कानों में पहुँचता है। इस तरीके से एयर प्रोपगेशन होता है, साउंड प्रोपगेशन होता है थ्रू एयर की हेल्प से साउंड प्रोपगेशन होता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे भी लिखा है, आप देखिए, इसमें मीडियम की जरूरत होती है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम। वैक्यूम मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पे एयर बिल्कुल भी ना हो, ठीक। तो ओहो, ये क्या चल जा रहा है बार बार। हाँ, यहाँ पे वो समझाया गया है, साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब वाइब्रेशंस निकलते हैं, है ना। और वाइब्रेशंस निकल गए मान लीजिए, लेकिन वाइब्रेशंस को हमारे कानों तक पहुँचने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, और मीडियम में क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, मीडियम की जरूरत होती है और मीडियम में पार्टिकल्स होते हैं, और वो पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा के हमारे कान तक पहुँचा देते हैं साउंड को, ठीक है ना। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आजकल चल रहा है बहुत जोमेटो, है ना, खाना मंगवाते हैं सब उससे। तो यहाँ पे अगर आप ऑर्डर करते हैं, पहले तो आप ऑर्डर करेंगे, तो ये थोड़ी है कि जोमेटो सीधे खाना आपके पास आ जाएगा ना। जोमेटो से सीधे आपके पास खाना नहीं आएगा। आपको क्या करना होगा, आपके पास पहले यहाँ पे जोमेटो के पास एक डिलीवरी बॉय होगा जो उस खाने को लेगा, खाने को लेके वो सोर्स तक लेके जाएगा, मतलब आपके पास तक, है ना। और उसके बाद आपके पास से वो आपके पेट में जाएगी। ये थोड़ी है कि जोमेटो सीधा आपके पेट में चला गया, नहीं। वो पहले जाता है कहाँ, डिलीवरी बॉय के पास, डिलीवरी बॉय उसको आपके पास पहुँचाता है, आप खाते हैं, पेट में लेके जाते हैं, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम प्रोपगेशन तक पढ़ चुके हैं, यानी आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा टॉपिक हमने कवर कर लिया है। और ये देखिए अब लिखा है, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड एंड एनी सॉलिड। क्या है, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड एंड एनी सॉलिड। जो साउंड है वो कहीं पे भी ट्रेवल कर सकता है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो। गैस में तो करता ही, आप देख सकते हैं। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है। पहला एग्जांपल ये देखिए आप, हमने एक टब ले लिया है। क्या लिया है, हमने एक टब लिया है जिसमें हमने पानी भर दिया है, ठीक। और उस पानी में हम, ये देखिए एक बेल है जिसे वो बच्चा उस पानी के अंदर डालता है और उसके बाद उसे बजाता है। और जब हम देखते हैं बच्चा बेल बजाएगा तो उसको आवाज़ पानी के बाहर भी सुनाई देगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि साउंड, अभी हमने पढ़ा, क्या करता है, कैन ट्रेवल थ्रू एनी लिक्विड टू एनी सॉलिड। वो किसी भी लिक्विड, किसी भी सॉलिड में मूव कर सकता है साउंड। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्या है, स्केल है। एक बच्चा स्केल ले रखा है, दूसरा उसे अपने कान पे लगा है। अगर यहाँ पे ये बच्चा, जो बच्चा है, अगर ये यहाँ पे उस स्केल पे स्टक करता है, कुछ मारता है, कुछ भी करता है, तो वो साउंड जो है उस स्केल के थ्रू ट्रांसमिट होके इस बच्चे के कान में पहुँच जाएगा। और तीसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये एक बच्चा डेस्क है, इस डेस्क पे अपना कान लगाए हुआ है, ठीक। ऐसे मान लीजिए आप किसी चीज़ पे कान लगा लीजिए, ठीक है। और उस पर क्या करेंगे आप, कोई और दूसरा किसी और जगह से उस पर टक 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 ऐसे मारेगा तो आपको साउंड कान में बहुत जल्दी सुनाई देगा, उसके बाद एयर के थ्रू सुनाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखी हुई है, इसमें सब ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये क्या है कि गैस में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा। अब आप सोचे होंगे ये क्या चीज़ है, ये है कि साउंड कैसे ट्रेवल करता है, ठीक है ना। साउंड कैसे ट्रेवल करता है, गैस में सबसे कम साउंड ट्रेवल करेगा, और उसके बाद लिक्विड में ट्रेवल करेगा, और उसके बाद सॉलिड में ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप डेंसिटी पढ़े होंगे। डेंसिटी मतलब क्या होता है, घनत्व, कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा घनी है। अब मान लीजिए ये हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये गैस है, ठीक है ना। सॉलिड, लिक्विड और गैस हमने ले ली है। अब हम यहाँ देखते हैं, ये जो नाम लिख देते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं आप जानते हैं बहुत नज़दीक होते हैं, है ना। ऐसे बहुत ही नज़दीक पार्टिकल्स होते हैं। और उसके बाद बात करते हैं हम, अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में सॉलिड के कंपेरिजन में काफ़ी दूर होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं। और अगर हम गैस की बात करें तो इसमें भाई साहब कतई बहुत दूर होते हैं, ठीक है ना। ये देखिए इतनी दूर हो गए। तो ऐसा हम कैसे, तो अब बताइए आप, जो चीज़ ज़्यादा घनी होगी
उस पर ज़्यादा पार्टिकल होंगे, ये जाहिर सी बात है ना। जैसे सॉलिड है, इतना ज़्यादा एक घना है ये, तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। तो जब हम किसी चीज़ में जब कोई साउंड प्रोड्यूस होगा जो इसमें टकराएगा, तो इतने सारे पार्टिकल्स हैं तो फटाफट लड़ के एक दूसरे से जल्दी से कान में पहुंच जाएगा, है ना। लिक्विड है, उसमें पार्टिकल्स दूर दूर हैं। अब हमें पता है वाइब्रेशन को मूव करने के लिए पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है, और जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी ज़्यादा देर तेज़ी से वो दौड़ेगा साउंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब यहाँ पे लड़ेगा तो हमारे ईयर तक पहुँचेगा, लेकिन इसके कंपेरिजन में थोड़ा धीरे पहुँचेगा। और आप बात करें अगर गैस की, तो उसमें बहुत ही धीरे धीरे चलता है साउंड, है ना। वाइब्रेशन जो है जब यहाँ पे आते हैं तो पार्टिकल्स तो दूर दूर है, आपको पता है पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है वाइब्रेशन को मूव करने के लिए, और अगर वो पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो वाइब्रेशन इसमें लड़ेगा, धीरे धीरे जाएगा दूसरे में, फिर मतलब बहुत ही इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत ही स्लो ही चलता है, ठीक। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि गैस में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा। इसमें बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि लोग सोचते हैं कि गैस जो है उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ ट्रेवल करेगा, क्योंकि वो तो गैस है, वो तो फ्री है ना, वाइब्रेशन आसानी से जा सकता है। लेकिन ये गलत फहमी है। यहाँ पे आपको डेंसिटी की बात ध्यान देनी है, ठीक है ना। किसकी बात ध्यान देनी है, डेंसिटी की। डेंसिटी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा तेजी से ट्रेवल करा सकता है वाइब्रेशन को, ठीक। तो डेंसिटी इसमें मायने रखती है, और आप जानते हैं सॉलिड की सबसे ज़्यादा, लिक्विड की उससे कम, और गैस की सबसे कम डेंसिटी होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम आगे। हाँ, तो क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, यानी इसमें लिखा है हम साउंड को अपने कानों से सुन सकते हैं। ये तो सबको पता है ना। लेकिन कैसे सुन सकते हैं, अब हम ये बात करने वाले हैं। तो मान लीजिए ये आपके पास आपका कान है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई चीज़ मान लीजिए कोई साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना। कोई यहाँ पे चिल्ला दिए जोर से, है ना, खूब तेजी से इंसान चिल्ला, इंसान तो नहीं लग रहा लेकिन कुछ भी चिल्ला दिए यहाँ पे जोर से। तो जब ये चिल्लाया तो साउंड जो है यहाँ पे देखिए आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, हमारे कान में घुसा, और ये इधर से होता हुआ हमारे कान के अंदर चला जाता है, और यहाँ से ईयर ड्रम इसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, ईयर ड्रम से ये ब्रेन में चला जाता है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, इसके पार्ट्स के बारे में बताता हूँ आपको मैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है इसे दो, जो ईयर है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक। ये देखिए, है ना, यहाँ क्या है, ये आउटर ईयर है, जो इस टाइप का है वो सारा आउटर ईयर है, और जो इधर साइड का है वो सारा क्या है, इनर ईयर है, ठीक। जो हमारे ईयर ड्रम के पहले आता है उसे आउटर ईयर कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो साउंड था वो ईयर में इंटर किया, ठीक है ना, एक्सटर्नल ईयर है ये, यहाँ पे हमारा साउंड इंटर किया, ठीक। अब ये यहाँ से होता हुआ यहाँ पे देखिए ये कैनल बनी हुई है, इस कैनल का क्या नाम है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल। कौन सी कैनल है ये, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल है ये। इसमें ये हमारा साउंड अंदर जाता है। ये किस लिए होती है, ताकि हमारे जो एटमॉस्फेयर उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और सारे पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को यहाँ पे रोक लिया जाता है, ठीक। जो गंदगी होती है उसे यहाँ पे रोक लिया जाता है, और सिर्फ साउंड, सिर्फ वाइब्रेशंस जाती हैं आगे। अब ये था आउटर पार्ट, यहाँ तक ये सारा काम हो जाता है। अब वाइब्रेशन सिर्फ यहाँ एंटर करती हैं, सब कुछ फिल्टर हो चुका है यहाँ पे, हमारा खतरे की कोई बात नहीं है, ठीक। तो आगे अब हमारा साउंड इंटर करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर ड्रम बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ईयर ड्रम, जिसको यहाँ पे देखिए जूम करके दिखाया गया है, ये ईयर ड्रम है हमारा। और ईयर ड्रम में क्या होता है, ये आप देख सकते हैं ईयर ड्रम, तो मान लीजिए ऐसे दिखाया गया, लेकिन मेन इसमें भी ईयर ड्रम ये दिख रहा है ना, ये होता है ईयर ड्रम। देखिए वो जैसा आप देखे होंगे छाता देखे होंगे, छाता टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है ये। तो इस पर वाइब्रेशंस होते हैं। अब हमें पता है कुछ चीज़ को सुनना है तो वाइब्रेशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो वाइब्रेशंस हर जगह हो रहे हैं। अब यहाँ पे भी देखिए एक वाइब्रेशन ही था, जो यहाँ पे कोई वाइब्रेशन ही निकला था, और वो वाइब्रेशन जब आगे बढ़ा तो हमारे अंदर ईयर ड्रम में गया। अब उसको अगर हमें और भी क्लियरली सुनना है तो हम क्या करेंगे, हमारे ईयर ड्रम पे, जो हमारे ईयर ड्रम है उस पर जाके वो वाइब्रेशन टकरा जाएगा, ठीक। और जब वो वाइब्रेशन उस पर टकराएगा तो हमारे अंदर फिर से एक वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगा, और क्लियर वाइब्रेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे अंदर, और फिर वो ये देखिए यहाँ पे नर्व्स जुड़ी हुई हैं, इन नर्व्स के थ्रू वो हमारे ब्रेन में चला जाता है, ठीक। फ्लो चार्ट आप इसका देख सकते हैं। फ्लो चार्ट क्या हो जाएगा इसका, ईयर, पहले इसका फ्लो चार्ट जो कि मैं बना देता हूँ आपके लिए। पहले एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर के बाद
उसके बाद आउटर ईयर में, एक्सटर्नल ईयर आउटर ईयर वैसे सेम ही होता है, ठीक। तो कोई ये नहीं कहेगा कि गलत पढ़ा दिया गलत पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ये है कि एक्सटर्नल पार्ट है ये हमारे ईयर का, जो सबसे बाहरी दिखाई देता है, उसके बाद इसके अंदर आ जाता है, ये सब इंटरनल में आता है। लेकिन इंटरनल में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है आउटर जो इधर का है, एक होता है इनर जो इधर का है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए ईयर में घुसा, उसके बाद क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहले ईयर में गया, ईयर से जाने के बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में गया, ठीक। उसके बाद ईयर ड्रम पे गया, उसके बाद ब्रेन में गया, ठीक। ये हो गई हमारी फ्लो चार्ट। इसे आप सही सही से पूरा पूरा, मैंने तो एक एक लेटर लिखा है, आप पूरा पूरा इसका लेटर लिख के अच्छे से पूरा वर्ड इसका आप फ्लो चार्ट बना लेंगे, याद करने में आपको बहुत ही आसानी होने वाली है इससे, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो अब आगे बात आ गई एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी की, ठीक। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या लिखा गया है। तो एम्पलीट्यूड, पहले हम एम्पलीट्यूड के बारे में जानेंगे। नहीं, एम्पलीट्यूड के बारे में नहीं, पहले हम ऑसिलेटरी मोशन के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये सब उसी से कनेक्टेड है। तो पहले आप देखिए, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या लिखा है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, जब से चैप्टर शुरू है शायद तब से यही चल रहा है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन, ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं क्या लिखा है, दिस मोशन इज आल्सो नोन एज ऑसिलेटरी मोशन, है ना। क्या लिखा है, इस मोशन को हम और क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, ठीक। ऑसिलेशन मतलब अब कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, सोच रहे हो ये कौन सा नया वर्ड आ गया, तो मैं बताता हूँ आपको ऑसिलेशन क्या होता है। आपने सोलर सिस्टम पढ़ा होगा बचपन में कभी, है ना। तो सोलर सिस्टम क्या होता है कि उसमें हम देखते हैं सन होता है, ये हो गया हमारा क्या, सन। और इस सन के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, ठीक। पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो हम यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती है ना, कैसे भी लगाती हो, चक्कर लगाती है पृथ्वी, और उसे हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। क्या कर रही हो पृथ्वी, रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्यूशन बोलते हैं हम। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि पृथ्वी अपनी जगह पे भी, अपनी धुरी पे भी चक्कर मारती है, और उसे 24 घंटे लगते हैं एक चक्कर लगाने में, तभी तो दिन और रात होते हैं, इतना तो पता है सबको। तो जो ये अपनी जगह पे करती है उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे दूर सन के चारों तरफ करती है उसे तो हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। लेकिन वो अपनी ही जगह पे जो करती है, जो अपनी जगह पे 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, जो अपनी जगह पे गोल गोल घूमती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे ही हम ऑसिलेशन कहते हैं। यानी अर्थ है ऐसे ऐसे घूम रही है सन के चारों तरफ, तो क्या हो गई, वो रिवॉल्विंग मोशन हो गई। लेकिन वो अर्थ अपनी ही जगह पे ऐसे जब घूमती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, यानी ऐसे जो मोशन होता है अपनी जगह पे गोल गोल घूमने को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। आगे हम देखते हैं, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी बात आ गई फ्रीक्वेंसी की, आगे हम बहुत पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो अभी हमें यहाँ से बताया गया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होते हैं, है ना, जो चक्कर होते हैं, जो हम चक्कर लगा रहे हैं, है ना, नंबर, उन्हीं ऑसिलेशंस के नंबर को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मान लीजिए हमने एक चक्कर लगाया तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, एक हो गई। मान लीजिए हमने एक दो लग रहा है, एक हो गई, ठीक। मान लीजिए हमने एक चक्कर लगाया, फिर एक चक्कर लगाया, फिर एक चक्कर लगाया, फिर हमने 4 चक्कर लगा लिए, ठीक। 4 चक्कर लगा लिए तो हम क्या कहेंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। और ये सब आंसर्स कमेंट में लिखते हैं ना, ठीक। इसके क्या हो गई है, 4 हो गए। मान लीजिए हमने, समझ तो गए होगे, 6 चक्कर हमने लगा दिए, ठीक। ऐसे गोली चक्कर मतलब ऐसे चक्कर नहीं लगाने, अपनी ही जगह पे वो ऐसे 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 6 बार घूम गया, तो उसका मतलब हो गया कि उसकी फ्रीक्वेंसी 6 हो गई, ठीक। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, हर्ट्ज में। जैसे लेंथ को करते हैं किस में, मीटर में करते हैं, है ना। वेट को करते हैं किस में, केजी में करते हैं। उसी तरीके से हम लोग फ्रीक्वेंसी को किस में करते हैं, हर्ट्ज में करते हैं। उसकी एसआई यूनिट हम कह लो कि उसकी एसआई यूनिट क्या कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं हम, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ और भी लिखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज
क्या लिख रखा है ये, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। इसका मतलब समझो आप, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज यानी अगर हम कहते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, 1 हर्ट्ज है, ठीक। फ्रीक्वेंसी अगर हम 1 हर्ट्ज कहते हैं तो हमारा ऑसिलेशन कितना होगा, ऑसिलेशन कितना है, 1 है, यानी हमने कितने चक्कर लगाए, 1 चक्कर लगाए, ठीक है ना। अगर हमको कह दिया जाता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी 8 है, ठीक। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 8 बताई जाती है तो मतलब हमने चक्कर लगाया कुल 8, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। हाँ, तो यही एम्पलीट्यूड भी समझ लो, आगे क्या चलना, ठीक। एम्पलीट्यूड क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड मतलब किसी को पता है, बताओ। मुझे पता है, किसी को नहीं पता, ठीक है ना। तो चालाक ना बनो, अब मैं बता रहा हूँ, ठीक। ये देखो, कोई मान लीजिए एटम है, यहाँ पे क्या बनाना जब दे रखा है, तो ये देखो यहाँ पे कोई एटम दे रखा है, कोई एटम वो मूव करता है, जो शुरू से पढ़ते आ रहे हो, टू एंड फ्रो मोशन, है ना। तो टू एंड फ्रो मोशन यानी ये देखिए ऐसा मोशन है ना, इसने ऐसे मोशन किया है, ठीक। एक बार ऑब्जेक्ट यहाँ गया, एक बार ऑब्जेक्ट यहाँ गया, ऐसा हो रहा है, ये उल्टा सीधा काम कर रहा है, ठीक। तो इसी मोशन को जो यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, लेकिन अंत में यहीं आकर रुकता है। पर इसका जो है दिमाग खराब है, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, यही कर रहा है, लेकिन आके फिर बीच में रुक जाता है, ठीक। तो इसे हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, और इसे हम वाइब्रेशन भी कहते हैं, ठीक। तो इसे अगर हम वाइब्रेशन कहते हैं तो आप समझिए जरा सा कि वाइब्रेशन यहाँ पे दिखाया गया है, और इसके बीच में जो जगह है, ये ऑब्जेक्ट एक बार यहाँ गया था, एक बार यहाँ गया था, लेकिन बीच में कुछ जगह भी तो बची ना, बोलिए। यहाँ पे कुछ जगह बची है, यहाँ पे कुछ जगह बची है, इसी जगह को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, समझे। इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड को और आसान भाषा में हम समझाते हैं आपको कि मान लीजिए आपको कोई ग्राफ दे दिया, ठीक है ना, और कहा बताओ एम्पलीट्यूड कितना, तो डरना मत। देखो ऐसे कोई ग्राफ दे देगा आपको, और ऐसे उस पर वेव्स चला देगा, क्या है, वेव्स, इसे कहते हैं वेव्स, साउंड वेव्स ऐसी होती है ना, तो ऐसे वेव्स चला देगा, कहेगा बताओ, चलो 2 दे देते हैं हम, ऐसे दे दिया वो, और कहेगा बताओ भाई साहब इसका एम्पलीट्यूड किसका जाता है। एम्पलीट्यूड मतलब आपको पता है कि वो जो ऑब्जेक्ट था बीच वाला, वो वो कितना ज़्यादा मूव किया, यहाँ पे गया कि यहाँ पे गया, ज़्यादा कहाँ गया, ठीक। तो हम यहाँ पे देखेंगे, इसमें देखिए ये जो चीज़ होती है, ये ऊंची वाली चीज़, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये देखिए इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक। तो यहाँ पे अगर हमसे पूछिए किसका एम्पलीट्यूड जाता है, भाई साहब इसका एम्पलीट्यूड जाता है, दूर से दिख रहा है ये बड़ा सा है, ये दिख रहा है छोटा सा है, ठीक है ना। तो अब इतना हो गया, एम्पलीट्यूड मतलब होता है ये ऊंचाई इसकी जो दिख रही है ना, ये अगर सही शब्दों में देखें तो एक ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो इतना मोशन किया, फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इतना मोशन किया, अगर यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे इतना मोशन करता और फिर यहाँ पे इतना मोशन करता, तो हम कहते हैं इसका एम्पलीट्यूड जो है, इसका एम्पलीट्यूड है वो इसके एम्पलीट्यूड से बहुत ज़्यादा है, समझे। तो एम्पलीट्यूड समझ आ गया होगा, फ्रीक्वेंसी भी समझ आ गई है ना। फ्रीक्वेंसी मतलब जितना ऑसिलेशन हम करते हैं एक बार में, 1 सेकेंड में, उसे ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हमने 1 सेकेंड में अगर कितनी की, यहाँ देखिए, अगर हमने 1 सेकेंड लगाए और हमने 2 चक्कर मारा, कितना चक्कर मारा, 2 चक्कर मारा, 1 सेकेंड में 2 चक्कर हम मार रहे हैं, मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 2 हुई, ठीक है ना। तो ऐसे ही है, मतलब हम 1 सेकेंड में जितने ज़्यादा चक्कर मार लेंगे हम कहेंगे हमारी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा हो गई है। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गए हमारे हिसाब से इस पर। वाह, ये देखिए आप, यहाँ पे आगे एक क्वेश्चन क्या है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट, क्या लिखा है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 20 बार चक्कर काट रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ये मैं 4 बार 5 बार बता चुका, जस्ट पीछे। इसको सब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद कमेंट में आंसर बताएंगे, और किसी का गलत नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। चलो फिर आगे बढ़ो।
अब फिर देखो एम्पलीट्यूड के बारे में हम जान चुके हैं, तो डरने की कोई बात है नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। क्या लिखा है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किसी साउंड की टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक। तो अभी हमने एम्पलीट्यूड के बारे में जान चुके हैं, लेकिन फिर से देख लो एक बार। जैसा ये देखो वेव लिखा है ना, वेव आप जानते हो क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम कोई भी मान लीजिए एटम है उस पर जब हम टकराते हैं वहाँ पे, तो ऐसे वाइब्रेट करता है, फिर वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करता है, सारे एक साथ ऐसे वाइब्रेट करने लगते हैं और ऐसे 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 मोशन बना लेते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना। सॉरी, उसे हम बोलते हैं वेव। दिमाग देखो खराब हो जा रहा है ना। तो उसे हम बोलते हैं वेव। तो ये देखिए यहाँ पे दो वेव्स बनाई गई, एक वेव यहाँ बनाई गई है, तो क्या तीन बनाई, उसको छोड़ो, इसे ही हम वेव बोलते हैं, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। और हमें लिखा है, यहाँ पे लिखा है एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी आर टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। जो एम्पलीट्यूड होता है और फ्रिक्वेंसी होता है, दोनों ही किसी साउंड का क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमको एक ग्राफ दे रखा है, दो ग्राफ दे रखा है, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ग्राफ, ये है ग्राफ, और इस ग्राफ में दो देखो साउंड बनाएंगे, दो वेव बनाई गई, एक वेव ऐसी है, दूसरी वेव ऐसी है, ठीक। तो हमने अभी आपको पीछे ही बताया था, क्या बताया था, कि जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा वो जो है ज़्यादा तेज है आवाज़। हाँ, ये बात आप सुन लो कि हमने ये बताया था आपको कि कैसे हम पता करेंगे किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो ये आप देख सकते हैं, सब आसानी से बता देंगे, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड कम है। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड तो इसे ही बोलते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं सारा। एम्पलीट्यूड इसे ही बोलते हैं, है ना। ये जो बीच में खड़ा है, ये जो खड़ा है बीच में, इसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और एम्पलीट्यूड जो है इसका ज़्यादा है, हम कह सकते हैं। लेकिन एक बात और आप जान लीजिए, जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, जिस भी वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, वो वेव क्या होगी, लाउडर होगी, उसकी जो है आवाज़ तेज होगी। ये देखो, ये बज रहा था डीजे और ये बज रहा था बूफर, है ना। तो आवाज़ किसकी ज़्यादा होगी, डीजे की, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ लिखा है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इसका मतलब सिर्फ इतना आप समझ लीजिए कि जो एम्पलीट्यूड होगा, यानी ये चीज़, इसका जब हम स्क्वायर कर देंगे, यानी एम्पलीट्यूड अगर हमारा 2 आया, ठीक है ना, 2 आया, 2 का स्क्वायर बराबर 4, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लाउडनेस के। तो सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी, ठीक। ये हम अभी पढ़ चुके हैं। ये देखिए एम्पलीट्यूड इसका देखिए ज़्यादा है, ठीक। तो ये क्या है, लाउडर साउंड है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, तो ये क्या है, ये सॉफ्ट साउंड है, ठीक। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल। लाउडनेस क्या है, एक्सप्रेस की जाती है किसी यूनिट में हम जैसे मान लीजिए हमने कहा था, जो लेंथ होती है वो मीटर में होती है, वेट केजी में होता है, तो लाउडनेस किस में होती है, डेसिबल में होती है, ठीक। अभी फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी किस में होती है, रिवाइज करो एक बार सब, फ्रीक्वेंसी किस में होती है, हर्ट्ज में, ठीक। और लाउडनेस किस में होती है, डेसिबल में, ऐसे लिखते हैं उसे, छोटा डी बड़ा बी, डेसिबल में होती है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कुछ डाटा दे रखा है आपको, लाउडनेस ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ठीक। अगर कोई इंसान नॉर्मल ब्रीथ कर रहा है, नॉर्मल ब्रीथ, कपालभाति नहीं, सिर्फ नॉर्मल ब्रीथ कर रहा है वो इंसान, तो वो 10 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करेगा। अगर वो सॉफ्ट विस्पर कर रहा है तुम्हारे 5 मीटर दूर खड़ा होके, हैं, गांव की औरतें करती हैं दूर खड़ी होकर बहुत सारा खुसुर 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 करती हैं, तो उनके 30 डेसिबल की आवाज़ निकलती है, हमको सुनाई देती है। नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रहा है तो वो 60 डेसिबल का है, जैसे मैं और आप तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप भी मेरे साथ करिए, जैसे अगर मेरी आवाज़ मान लीजिए, तो मेरी आवाज़ जो है 30 डेसिबल की होती है फिलहाल। और उसके बाद बिजी ट्रैफिक, अगर आप ट्रैफिक में हैं, है ना, हॉर्न बज रहे हैं खूब सारे, पी पी, ठीक, तो क्या हो रहा है, हम कह सकते हैं कि 70 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अगर एवरेज फैक्ट्री की अगर हम देखते हैं कि फैक्ट्री होती है, उनमें एवरेज फैक्ट्री मतलब ज़्यादातर फैक्ट्रियों में 80 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होता है। और एक बात नोट करने वाली है कि अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा का नॉइस होगा,
तो वो बहुत ही पेनफुल होगा, आप सह नहीं सकते उसको, ठीक है ना। कान से जब खून आने लगता है समझ लीजिएगा कि वो 80 डेसिबल की बात ऊपर जा रही है, आपके कंट्रोल से बाहर है मामला। अब यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, फ्रिक्वेंसी डिटरमाइंस द सिलनेस और पिचनेस ऑफ साउंड। अब हम देखिए अंतिम जगह पे आ चुके हैं, जैसा हमने पहले ही बता दिया था आपको, पिच फ्रिक्वेंसी यही पिछलास्ट था ना, ऐसा कुछ था। तो आप देख सकते हैं द फ्रिक्वेंसी डिटरमाइंस द सिलनेस और पिच ऑफ ए साउंड, ठीक। यानी फ्रिक्वेंसी क्या बताती है, किसी भी साउंड का पिच बताती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक इक्वेशन लिखा है, फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, जैसा वो वैसा वो। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता इसका उल्टा हो जाता था, ठीक। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब हम कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, अगर फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ेगी तो पिच बढ़ेगा। पिच मतलब आप पता है, तीखी सी आवाज़ होती है ना, देखो लड़कियों की, औरतों की आवाज़ जो होती है वो तेज होती है, बहुत दूर तक सुनाई देती है। आवाज़ नहीं तेज होती, उनकी पिचनेस तेज होती है, वो दूर तक सुनाई देती है। लेकिन जो मेन होते हैं, आदमी जो होते हैं, उनकी आवाज़ कैसे होती है, बहुत भारी भरकम आवाज़ होती है ना। लेकिन वो सुनाई कैसे देती है, थोड़ी जगह तक सुनाई देगी, दूर जाओगे तो कुछ नहीं सुनाई देने वाला तुम्हें, ठीक। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखो कुछ लिखा है, मेन जो होते हैं, एक सेकंड मैं तुमको दिखाता हूँ सही से थोड़ा। ये देखो जो मेन होते हैं, मेन के केस में क्या होता है, 20 mm की होती है उनकी वोकल कार्ड। ये वोकल कार्ड तो मान लो यही है, लेकिन ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये कितनी है, 20 mm की होती है उनकी। तो 20 mm की जो होती है, इस वजह से उनका साउंड जो है भारी भरकम आता है, लेकिन उनकी पिच बड़ी कम होती है। वुमेन की 15 mm की होती है, और जो बच्चा होता है यानी चाइल्ड, उसकी बहुत ही छोटी होती है, ठीक। तो जितनी छोटी वोकल कार्ड उतनी ज़्यादा पिच साउंड, जितना बड़ा वोकल कार्ड उतनी भारी भरकम तेज आवाज़, उतना कम पिच। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा। अभी हम बात, आपको एक चीज़ और बता दें कि आप कैसे पता करेंगे कि फ्रिक्वेंसी किसकी पिच ज़्यादा, किसकी पिच कम है, किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, किसकी फ्रिक्वेंसी कम है। आप यहाँ पे 2 चीज़ दे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, ये बना है, ये बना है, इसमें देखिए जगह है बीच बीच में, है ना, इसमें बीच बीच में क्या है, जगह है बीच बीच में, और इसमें देखिए बहुत कम जगह है, ठीक। तो आप जो ऐसे दूर दूर होता है इस तरीके से, हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन अ सेकेंड, यानी कितने चक्कर मारे, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर मारा सिर्फ इसने। और इसने इतनी ही दूर में कितना मारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 चक्कर मार लिए भाई साहब इतनी ही दूर में। तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसलिए ये साउंड, अब इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका क्या है, इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसकी पिच ज़्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो पिच ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो पिच कम। इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी पिच भी कम होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, इसकी पिच भी ज़्यादा होगी, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, और ये देखिए हमारा चैप्टर ख़त्म होने वाला है, यहीं तक है, बस 2 मिनट रुक जाओ, ख़त्म चैप्टर, चले जाना अपने अपने घर, ठीक है। घर पे तो हो ही, वैसे काम धाम तो कुछ है नहीं, पर फिर भी। ऑडिबल इनऑडिबल के बारे में पढ़ते हैं हम। इनऑडिबल साउंड, साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज, क्या लिखा है, साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज लेस दैन अबाउट 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, या फिर 20 हर्ट्ज, विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई ह्यूमन ईयर्स। यहाँ पे हमें ये बताया गया है, अगर कोई भी इंसान है, अगर इंसान है तो उसका कान सिर्फ 20 हार्ट से 20,000 हार्ट के बीच की आवाज़ ही सुन सकता है, ना इससे कम ना इससे एक ज़्यादा। 20 के बाद 20,000 के पहले की आवाज़ ह्यूमन ईयर सुन सकता है, उसे हम कहते हैं ऑडिबल साउंड, ठीक। यानी यहाँ पे ये लिख रखा है मान लीजिए। और इनऑडिबल साउंड जो मैंने अभी इसके पहले अंग्रेजी में पढ़ा था, वो क्या होता है, वो 20 हर्ट्ज के, रुक जाओ सही से लिखते हैं, 20 हर्ट्ज जो होता है 20 हर्ट्ज के पहले का हो सकता है, या फिर 20,000 हर्ट्ज के बाद का हो सकता है, ठीक। इनऑडिबल साउंड क्या होता है, वो साउंड या तो 20 हर्ट्ज के पहले का होगा, 20 हर्ट्ज कम होगा, या फिर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का होगा, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा सबको।
हमारा कान कितना सुन सकता है, 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच में सुन सकता है। ठीक, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ बना हुआ है जिसे हम हमेशा कुत्ता कहते हैं। बुरा नहीं मानेगा क्योंकि फोटो है, अंग्रेजी बोले तो डॉग, थोड़ा स्टैंडर्ड हमने इसको दे दिया, तो इसे हम डॉग बोलते हैं। डॉग कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000। क्या लिखा है भाई साहब, यहाँ पे लिखा है साउंड सुन सकता है 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज का। कौन? कुत्ता। अच्छी बात है। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, डॉल्फिन आप जानते हैं, डॉल्फिन जो मछली होती है वो 20 हर्ट्ज की जो नीचे का साउंड होता है उसे वो सुन सकती है, और वो वही साउंड प्रोड्यूस ही करती है। सही चीज़ तो ये है कि जो 20 हर्ट्ज के कम का साउंड होता है वही साउंड डॉल्फिन प्रोड्यूस करती है, जो कि हम इसीलिए उसे नहीं सुन सकते। हम सोचते हैं वो गूंगी बिजली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो साउंड प्रोड्यूस करती है लेकिन बहुत कम होता है, तो हम सुन नहीं सकते, तो हमारी गलती है उसमें, उसकी कोई गलती नहीं है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम। अल्ट्रासाउंड के बारे में आप सबने सुना होगा। अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग एनी मेडिकल प्रॉब्लम वर्क्स एट फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज। यानी इसका मतलब ये लिखा हुआ है कुल मिला जुला के कि जो अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, जो हम अपने, वैसे मान लीजिए कोई इंसान है, उसके पेट में पहले एक बार सोल्यूशन लगाया जाता है कुछ, उसके बाद उस सोल्यूशन के ऊपर एक मशीन से ऐसे चलाई जाती है, जिसकी वजह से हम ये पता कर पाते हैं कि उसके अंदर कौन सा पार्ट सही है, कौन सा पार्ट खराब है। वो मेडिकल प्रॉब्लम्स को पता करने के लिए यूज होता है। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज ज़्यादा होती है। हम उसकी साउंड इसीलिए नहीं सुन सकते हैं, और वो हमारी हेल्प करता है हमारे अंदर क्या बीमारी है क्या नहीं बीमारी है ये पता करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नॉइज़ एंड म्यूजिक, बस खत्म, थोड़ा सा और है ना, खत्म हो जाएगा उसके बाद। नॉइज़ एंड म्यूजिक क्या होता है? अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज़। जो अनप्लीजेंट साउंड होता है उसे क्या कहते हैं? हम नॉइज़ कहते हैं। यानी जो साउंड हमारे कानों को दर्द देता है उसे हम नॉइज़ कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक इंसान है जो कि इंसान ही लग रहा है, और वो क्या कर रहा है, वो जो ज़मीन में गड्ढा करने वाली मशीन होती है ना, उस गड्ढा करने वाली मशीन से उस गड्ढे करने वाली मशीन से वो क्या कर रहा है, आप जमीन में छेद कर रहा है, और ये आवाज़ आप जानते हैं कैसे होती है, ऐसे करके आवाज़ आती है, बहुत गंदी सी आवाज़ आती है, हम सुन नहीं सकते, उसे हम नॉइज़ कहते हैं। और म्यूजिकल, उसके बाद ये क्या लिखा है? म्यूजिकल साउंड विच इज वन विच इज प्लीजिंग टू आवर ईयर। ठीक है ना। जो म्यूजिक क्या होता है? म्यूजिक वो होता है जिसे हम सुन के कहते हैं बहुत अच्छा है। ठीक, यानी दोनों चीज़ एक ही है, दोनों वाइब्रेशंस है, लेकिन जो हमारे कानों को अच्छा लगता है वो उसे हम म्यूजिक कहते हैं, जो शोर मचाता है, जो हमारे कानों को खराब लगता है उसे हम नॉइज़ कहने लगते हैं। बात दोनों की एक ही है, हम ही पक्षपात करते हैं। ठीक, नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट कॉल्ड एयर पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कह रहा हूँ मैं, सोचो। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। यानी जब हमारे आसपास बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अनचाहा, अनवांटेड मतलब अनचाहा, जो हम नहीं चाहते हैं वैसा साउंड बहुत सारा हमारे इन्वायरमेंट में हो जाता है, तो उसे हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। ठीक, और आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। लैक ऑफ स्लीप। अब इसकी वजह से होता क्या है ये भी हमें देखना है ना। जो नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? लैक ऑफ स्लीप, हम सो नहीं पाते हैं। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, टेंशन होने लगती है। मेनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारी हेल्थ की रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती हैं, मे बी काज्ड बाई नॉइज़ पोल्यूशन, जो कि नॉइज़ पोल्यूशन के द्वारा हो जाती है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। ख़त्म, तो हमारा यहाँ पे चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक, हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ठीक है ना। तो थैंक यू, आप लोगों ने इतनी देर तक देखा, इतनी देर तक सहा सब कुछ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ बस ठीक है, इतना ही कहना था। और हाँ, ये जो मैंने दिया है इसको आप सब पूरा नोट कर लेंगे अपने उसमें फेयर कॉपी में, इसको पूरा याद कर लेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ इसके बाहर का क्लास 8th के सिलेबस में से कोई कुछ नहीं पूछ सकता, और अगर पूछ ले तो बता देना पूरा याद करके। ठीक है ना। तो अभी चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।